नाजरीन, फैसल चौधरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के मबैन तनाज़े की इब्तदा तो उनकी वज़ारत उस्मा के दौर के आखिरी महीनों से ही शुरू हो गई थी। ताहम सियासी तजियाकारों की राय में 9 मई को पेश आने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात और जलाओ घराव के बाद दो तरफा तल्लुकात में बेहतरी का मुस्तक़बिल करीब में कोई खास इम्कान नजर नहीं आ रहा। 17 मई को एक वीडियो बयान में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना था, इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन करवाए और मुल्क को बचाए। मैं कब से इंतजार कर रहा हूं कि कोई हमसे बात करे। ताहम तजियाकारों के मुताबिक मामला जिस नहज पर आगे बढ़ रहे हैं, इसके पेश नजर इमरान खान की बातचीत की पेशकश फिलवक्त पूरी होती नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान की सियासी तारीख पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो माजी में सियासतदानों और फौजी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान लड़ाई दो तरफा फासलों की खलीज को वसअत देकर सियासी हुक्मरानों को इक़्तिदार से महरूम करने का बाइस बनती रही है, और इसकी इब्तदा पाकिस्तान के क़याम के कुछ अरसे बाद से ही शुरू हो गई थी। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं जिनसे साबित होता है कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट से महाजराई का अंजाम कभी ना तो सियासत और ना ही सियासतदानों के हक में सामने आया। ये अप्रैल 1953 का वाक़या है, जब उस वक्त के वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़मुद्दीन को गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने अयूब खान की मुआवनत से वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटा दिया गया। उन्हें एक ऐसे वक्त में हटाया गया था जब उन्हें न सिर्फ असम्बली का एतमाद हासिल था, बल्कि कुछ ही अरसा कबल वो असम्बली से बजट भी पास करवा चुके थे। क़य्यूम निज़ामी अपनी किताब जर्नैल और सियासतदान तारीख की अदालत में लिखते हैं कि बाज़ मौरख़ीन के मुताबिक ख्वाजा नाज़मुद्दीन जो दस्तूर तैयार करवा रहे थे, उसमें गवर्नर जनरल के इख्तियारात कम कर दिए गए थे। नाज़मुद्दीन अयूब खान को तस्हीह देने और फौज के हुजूम को कौमी वसाइल से ज्यादा बढ़ाने के मुखालिफ थे। क़याम पाकिस्तान के ठीक 11 बरस बाद सन 1958 में मुल्क में पहला मार्शल लॉ लगा दिया गया। कुदरतुल्लाह शहाबनामा में लिखते हैं कि अक्टूबर 1958 में आइन मंसूख करने का कोई जवाब न था। उस वक्त पाकिस्तान किसी गैर मामूली बैरूनी खतरे से दो चार नहीं था। अंदरूनी खतरा सिर्फ ये था कि अगर इंतखाबात हो जाते तो गालिबन सिकंदर मिर्जा को कुर्सी सदारत से हाथ धोना पड़ता। अब जरा देखिए कि सिकंदर मिर्जा के साथ क्या हुआ। क़य्यूम निज़ामी अपनी किताब में लिखते हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने सैयद अमजद अली और सिकंदर मिर्जा के दरमियान टेलीफोन बातचीत सुनी। सैयद अमजद अली के बेटे की शादी सिकंदर मिर्जा की बेटी से होना थी। सैयद अमजद अली ने उन्हें शादी की तारीख मुकर्रर करने को कहा और सिकंदर मिर्जा ने जवाब दिया कि वो अगले चंद दिन बहुत मसरूफ हैं, हालात मामूल पर आएंगे तो तारीख मुकर्रर हो जाएगी। कहा जाता है कि अमजद अली ने कहा कि हालात मामूलात पर आने में काफी वक्त लगेगा, तो सिकंदर मिर्जा ने इसका जवाब दिया कि चंद दिन में मैं अयूब खान को सीधा कर दूंगा। वो आगे चल के लिखते हैं कि अयूब खान को टेलीफोन पर होने वाली इस बातचीत से आगाह कर दिया गया, लेकिन इस पर 27 अक्टूबर तक कोई कार्रवाई न की गई, क्योंकि अमेरिकी सेक्रेटरी दिफा ने पाकिस्तान की फौजी इमदाद की ज़रूरियात पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आना था। 27 अक्टूबर को अमेरिकी सेक्रेटरी के दौरे के इख्तिताम के बाद याह्या खान और इसकी टीम ने अपने एक्शन प्लान के दूसरे हिस्से पर कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके नतीजे में अयूब खान ने रात 10 बजे सिकंदर मिर्जा को सदारत से अलग कर दिया। एम ए चौधरी अपनी किताब मार्शल लॉ का सियासी अंदाज में लिखते हैं, पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आइन को तश्कील देने के सिलसिले में एक दफा यह दावा किया था कि वो इस मुल्क में मार्शल लॉ को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। ये वक्त की कितनी बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि मार्शल लॉ ही की हुकूमत ने उन्हें फांसी दी और दफन किया। तजियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान की सियासी तारीख में इस्टेब्लिशमेंट और सियासी हुक्मरानों के मबैन इख्तलाफात का नतीजा कभी सियासी हुक्मरानों के लिए अच्छा नहीं रहा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों या जुनेजो, मियां नवाज शरीफ हों या बेनज़ीर और यूसुफ रज़ा गिलानी हों या फिर इमरान खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो फौज और ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात के ख्वाह थे और जमहूरी बालादस्ती को कायम करना चाहते थे। उन्होंने इक़्तिदार संभालते ही कई आला दर्जे के फौजी अफसरान को मुलाजमतों से सबदोश कर दिया, जिनमें लेफ्टिनेंट गुल हसन खान भी शामिल थे। इस तरह अफवाज के चीफ्स के ओहदे की मुद्दत भी 1 साल कम कर दी। अलावा 1972 में फेडरल सिक्योरिटी फोर्स FSF का क़याम भी अमल में लाया गया।
डॉक्टर मोहम्मद आजम चौधरी ने अपनी किताब पाकिस्तान का आइन में लिखा, FSF के क़याम से फौजी अफसरान चौकन्ने हो गए। उन्हें पेशा वराना रवायती फौज की जगह अवामी फौज का वो नारा याद आने लगा जो भुट्टो ने बहुत पहले अपनी सियासी तारीख के दौरान लगाया था। जनरल ज़िया ने बरसरे इक़्तिदार आकर अपने अवलीन इक़दामात के तहत FSF को तोड़ दिया। सियासी तज्ज़ियाकार डॉक्टर रसूल बख्श रईस FSF को फौज के मतवासी फौज नहीं मानते। इनके मुताबिक FSF फौज के मतवासी फौज न थी, बल्कि ये सिर्फ भुट्टो के सियासी मुखालिफिन को काबू करने के लिए बनाई गई थी। इस फोर्स में ज्यादातर पीपल्स पार्टी के अपने वर्कर्स थे, जिनका काम भुट्टो के मुखालिफिन को डराना, धमकाना और काबू में रखना था। ताहिर कामरान भुट्टो की जानिब से 43 फौजी अफसरान की सबकदोशी के तनाज़ुर में अपनी किताब पाकिस्तान में जमहूरियत और गवर्नेंस में लिखते हैं कि फौज पर सिविलियन बालादस्ती के क़याम की जानिब बहुत वाज़ेह इशारा था। आइन के आर्टिकल 271 में किसी भी मुमकिना फौजी मुदाखलत या फौज की तरफ से इक़्तिदार पर कब्जा करने के अमल की हौसला शिकनी के लिए मौत की सजा तजवीज़ की गई। जनरल KF आरिफ अपनी किताब खाकी साए में लिखते हैं, भंडारा ने मुझे बताया कि उन्होंने एक बार ज़िया से सवाल किया कि आपने भुट्टो हुकूमत को क्यों गिराया था। ज़िया ने इसका बिलवास्ता जवाब देते हुए कहा था, किसी रोज मैं आपको भुट्टो के बारे में ऐसी मालूमात फराहम करूंगा कि हैरत से आपका रोआ रोआ शशदर रह जाएगा। ज़िया ने भंडारा को बताया कि मुझे पाकिस्तान आर्मी की शिकस्त कबूल नहीं थी। जनरल ज़िया ने 1985 में गैर जमानती बुनियादों पर इंतखाबात करवाए। इलेक्शन के बाद वजीर आजम के तौर पर मोहम्मद खान जुनेजू का इंतखाब अमल में आया और बेशतर मौरखीन के मुताबिक इस इंतखाब की बुनियादी वजह जुनेजो की सादा लोही करार दी जाती थी, क्योंकि ज़िया किसी ऐसे शख्स को वजीर आजम नहीं बनाना चाहते थे जो बाद में इनकी हैसियत को किसी तरह चैलेंज करने की कुव्वत न रखता हो। मगर जुनेजो और ज़िया के मबैन ताल्लुकात कुछ ही अरसे बाद खराब होते चले गए। बिलाखिर मई 1988 को सदर ज़िया ने जुनेजो को ओहदे से हटा दिया और कौमी असम्बली को तहलील कर दिया। ताहिर कामरान अपनी किताब में लिखते हैं, ज़िया की जानिब से जुनेजो को हटाने की वजूहात के पीछे जुनेजो का जनरल ज़िया की ख्वाहिशात के बरक्स जिनेवा मुआहदे पर दस्तखत करना इनकी माजूली का बड़ा सबब बन गया। अलावाजी रावलपिंडी में ओजड़ी कैंप के वाक़े के जिम्मेदार फौजी अफसरान को मोर्द इल्जाम ठहराना भी ज़ियाउल हक और जुनेजो के मबैन इख्तलाफात का बड़ा सबब था। कयूम निज़ामी अपनी किताब में लिखते हैं, फौज सिंध में पुन्नु आकल और 3 दूसरी जगहों पर छावनियां कायम करना चाहती थी। सिंध के कौम परस्त लीडर इसकी मुखालफत कर रहे थे। जुनेजो ने ज़िया की ख्वाहिश के बरक्स छावनियों के क़याम के लिए खुलेआम हमायत से गुरेज किया। बेनज़ीर भुट्टो पहली बार 1988 के इलेक्शन में वज़ीर आज़म बनी, मगर वो अपनी मुद्दत इक़्तिदार को पूरा न कर सकी। ताहिर कामरान अपनी किताब में सईद शफ़क़त का हवाला देकर लिखते हैं, सबसे ताकतवर अदारे के साथ बेनज़ीर के ताल्लुकात की खराबी की 4 वजूहात थीं जो उनकी हुकूमत के खात्मे का सबब बन गईं। उसमें एक वजह यह थी कि 1990 में बेनज़ीर ने आर्मी के सिलेक्शन बोर्ड के मामलात पर असरअंदाज होने की कोशिश की, जिसने ऊंट की पीठ पर आखिरी तिनका धरने का काम सर अंजाम दे दिया। मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, मियां नवाज शरीफ का यह जुमला अगरचे उस वक्त के सदर इसहाक खान के खिलाफ की जाने वाली तकरीर का हिस्सा है, मगर इसके पीछे जो वजह थी वो इक़्तिदार से हटाने की थी। मियां नवाज शरीफ के इक़्तिदार का पहला दौर इसी शोरश और मुहाज़राई की नज़र हो जाता है, मगर जब ये दूसरी बार वज़ीर आज़म बनते हैं तो अवाम की अक्सरियत का एतमाद लेकर बनते हैं, मगर फिर भी अपना दौर मुकम्मल करने से कासर ठहरते हैं और जनरल मुशर्रफ उन्हें हटाकर इक़्तिदार पर कब्जा कर लेते हैं। आयशा सदीका ने अपनी किताब पाकिस्तानीज़ आर्मीज रिक्रूटमेंट एंड मिलिट्री बिल्डअप में लिखा है कि नवाज शरीफ की पॉलिसियों के बरक्स फौज ने अपने अदारे को महफूज रखने के खदशात के पेश नज़र इक़्तिदार पर कब्जा किया। फौज को खदशा था कि नवाज शरीफ फौज को अपने कंट्रोल में लाकर डाउन साइजिंग करना चाहते हैं। इसके साथ साथ फौज ने नवाज शरीफ की जानिब से अस्करी अमूर में मुदाखलत को भी नापसंदीदगी से देखा।
जबकि रसूल बख्श रईस का ख्याल है कि जब नवाज शरीफ के पास 1997 के इलेक्शन के बाद 2/3 अक्सरियत आ गई तो वो फौज के काबू में ना रहे और उन्होंने भुट्टो की तरह सिविल सुप्रीमेसी लागू करने की कोशिश की। इस्टेब्लिशमेंट से अपनी महाजराई के बावजूद सन 2013 में नवाज शरीफ आम इंतखाबात के नतीजे में तीसरी बार वजीर आजम बन गए, मगर तीसरी बार भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाए। सन 2016 में एक खबर सामने आई जो आने वाली तारीख में डॉन लीग्स के अनवान से मशहूर हुई। कहा जाता है कि नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के पीछे एक बड़ा मुहर्रिक डॉन लीग्स रही। इस खबर को रखवाने में नाकामी की बुनियाद पर परवेज रशीद, जो उस वक्त वजीर इत्तलात थे, को ओहदे से हटा दिया गया था। इस मामले की संगीनी खुलकर उस वक्त सामने आई जब पाकिस्तानी फौज के शोबा तल्लुकात आमा ISPR के सरबरा मेजर जनरल आसिफ गफूर ने वजीर आजम हाउस की जानिब से डॉन लीग्स के मुतालिक जारी अलामे की तरदीद करते हुए ट्वीट किया था कि ये नोटिफिकेशन मुस्तरद किया जाता है, तहम बाद में हुकूमती नोटिफिकेशन मुस्तरद करने वाली ट्वीट वापस ले ली गई थी। 22 दिसंबर 2011 को उस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने कौमी असम्बली में चौधरी निसार अली खान के नुक्ता एतराज के जवाब में खिताब करते हुए कहा था, रियासत के अंदर रियासत कायम करने की इजाज़त नहीं देंगे। अगर फौज और मुतल्लिका अदारे वज़ारत दिफा के मतहत नहीं हैं और मुतहदा हिंदुस्तान से अलहदगी के बाद अगर यहाँ महकूम ही रहना है तो इस पार्लियामेंट और जमहूरियत की कोई फुकत और फायदा नहीं। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी ने महमद और करम एजेंसी की चौकियों के दौरे पर फौजी जवानों से मुखातिब होकर कहा था, पाकिस्तानी फौज जमहूरियत की हमायत करती है और करती रहेगी। फौज इक़्तिदार पर कब्जा नहीं कर रही। मुल्क की तारीख में कई वज़राए आज़म अपनी मुद्दत पूरी न कर सके, जिसकी बड़ी वजह अस्करी और सिविल क़ियादत में तनाज़ात करार पाती है। इस हवाले से सियासी तज्ज़ियाकार डॉक्टर सैयद जाफर अहमद का कहना था कि माज़ी का इस तरह का कोई वाक़या मरूज़ी पस मंज़र और हक़ाइक़ का हामिल होता है। अगर कुछ मिलते जुलते नताइज निकल आए तो अलग मामला है। इस हवाले से जैगम खान का कहना था, हमें इस्टेब्लिशमेंट को एक पॉलिटिकल एलीट ग्रुप के तौर पर भी देखना चाहिए। पाकिस्तान में ताकतवर अशराफिया के जो ग्रुप्स हैं उसमें एक पॉलिटिकल साइड है और एक रियासत की साइड है, और पाकिस्तान में जो ताकतवर अशराफिया का बड़ा ग्रुप है वो पाकिस्तान की फौज है। यह दुनिया की तारीख है कि जब भी पावर एलीट को कोई चैलेंज करता है तो वो अपनी हैसियत को बरकरार रखने के लिए ताकत का मुजाहरा करता है। नाजरीन, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के निशान को दबा दीजिए। शुक्रिया।